नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो इसमें और जो जो कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम के उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो दिमाग में क्वेश्चन इवॉल्व होना चाहिए कि नेशनल इनकम होती क्या है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे नेशनल इनकम को ऐसे काट दूँ और लिख दूँ कि एक पर्सन है जिसका नाम है ABC, उसकी इनकम, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है कि एक व्यक्ति है, उसकी इनकम क्या होगी। तो क्या होगी, तो हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई ये महीने के 50,000 रुपये कमाता है, तो साल के 6 लाख रुपए इसकी इनकम हो गई। ऐसे ही हम किसी देश की इनकम के बारे में पता करते हैं, तो वो कैसे पता करते हैं, ये यहाँ पे बड़ा सवाल हो। कैसे पता करते हैं वही तो पता करना है, लेकिन होती क्या है ये समझ लीजिए कि राष्ट्रीय आय से मतलब ये होता है कि किसी राष्ट्र की एक वर्ष के दौरान उसकी आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, वो नेशनल इनकम होती है। ठीक है, इसको ऐसे मानिए कि हम टाइम लेंगे एक वर्ष का, और ये एक देश के बारे में बात चल रही है। तो एक देश में एक वर्ष में, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स में मतलब आपका जैसे बिस्किट उत्पादन हुआ, गुड्स में आ गया। ठीक है, सर्विसेज जिसमें IT सर्विसेज हो गई, होटल हो गए, सब हो गया। तो गुड्स एंड सर्विसेज, इनका जो लास्ट मार्क्ड प्राइस था, ठीक है, उन सबको जब हम ऐड करते हैं तो उससे हमारे देश की नेशनल इनकम निकल के आती है। दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम ये हो गई। तो अगर इधर परिभाषा अगर मैं इसकी लिख दूँ कि किसी राष्ट्र की एक वर्ष के दौरान आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से होता है। मतलब नेशनल इनकम का तात्पर्य किसी राष्ट्र की एक वर्ष के दौरान आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसका इम्पोर्टेंस कुछ होगा क्या, नेशनल इनकम को क्यों ज्ञात करते हैं? तो अगर ऐसा है तो एक बार देख लेते हैं भाई क्यों ज्ञात करते हैं। तो कुछ महत्व होंगे। क्या महत्व होगा कि इससे क्या पता चलता है, आर्थिक प्रगति के बारे में पता चलता है। 2023 में इंडिया की क्या थी नेशनल इनकम और 2024 में क्या है, ये पता चलेगा। तब तो पता चलेगा ना कि सरकार अच्छा काम कर रही है कि बुरा काम कर रही है। पता चले 2023 मतलब हमको अंदाज़ा लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है, 2023 में भी 100 रुपये कमा रहे थे, 24 में 100 रुपये कमा रहे हैं, पर भाई इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो नेशनल इनकम क्या बताता है कि आर्थिक प्रगति, 2023 में आप 100 कमा रहे थे, 2024 में आप 150 कमा रहे हैं, तो बढ़िया बात है। आप तो ये पता चलेगा ना कि आपकी आर्थिक प्रगति हुई है। दूसरा, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की तुलना की जा सकती है। ठीक है, तो तुलनात्मक अध्ययन करने में महत्वपूर्ण है ये कि हमें पता चलता है कि भाई हम प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा कमा रहे हैं कि सेकेंडरी से कमा रहे हैं कि टर्सरी से कमा रहे हैं। अगर टर्सरी से कमा रहे हैं ज़्यादा, तो क्या ऐसा हम कर रहे हैं अच्छा जो हम और अच्छा कर लें तो और कमाएं, और प्राइमरी से कम कमा रहे हैं तो वहाँ ऐसा क्या करें कि प्राइमरी से और ज़्यादा कमाएं। ठीक है, फिर उसके बाद संरचना का, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की संरचना का स्पष्ट चित्र मिलता है। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की संरचना का स्पष्ट चित्र मिलता है। कैसे मिलता है भाई, आपको पता चल जाता है कि आप प्राइमरी सेक्टर से कितना कमा रहे हैं, सेकेंडरी से कितना कमा रहे हैं, टर्सरी से कितना कमा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद
देश के लोगों का जीवन स्तर पता चलता है, ठीक है, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में पता चलता है। इसके बाद और क्या होता है, क्या हमें तुलना कर सकते हैं देशों की, कि भाई पाकिस्तान की नेशनल इनकम 1000 करोड़ है, इंडिया की इनकम 1 लाख करोड़ है, तो हम समझ गए कि हम बेहतर हैं। भाई अमेरिका की जीडीपी है हमसे बहुत ज़्यादा, हम अभी 5 ट्रिलियन का सपना देख रहे हैं, ठीक है, तो 30 ट्रिलियन का सपना हम देख रहे हैं 2047 तक में, अभी 5 ट्रिलियन नहीं हुई है। तो 5 ट्रिलियन अगर हम अभी हैं और अमेरिका अमेरिका जैसे देश 32 ट्रिलियन 28 ट्रिलियन के आसपास है, तो तुलना हो रही ना कि कौन आगे कौन पीछे है। फिर पॉलिसी बनाने में, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में मदद होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके महत्व हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम कि जो मेथड होती है भाई नेशनल इनकम निकालना है तो कोई मेथड होगी ना, कि कौन सी मेथड से निकाला जाएगा। ऐसे किसी भी चीज़ से तो निकाल नहीं देंगे कि भाई इनको 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 जोड़ दो तो नेशनल इनकम निकल जाएगी। तो लेकिन कैसे जोड़ेंगे, कोई जैसे लेट सपोज हम मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको भाई 4+2-7 × 8 / 4 होता है। अब मान लीजिए कि आप इसको जोड़ दें तो मान लीजिए 4×2 = 6 -7 × 8 × 7 कितना हो गया, 56 हो गया, /4 है अभी, तो इसको 4 से डिवाइड कर दी तो 6 माइनस ये आपका आ गया 14 आ गया। अभी इसका आंसर -8 आया। क्या ये सही है, देखते हैं सही है कि नहीं है। तो जब हम देखते हैं इसको बोर्ड मास करेंगे, जब हमें पता होगा, तो भाई सबसे पहले इसमें सॉरी बी होता, ब्रैकेट तो है नहीं, ठीक है, ये भी नहीं है। अब डी है डिवीज़न, तो भाई 4×2 = 8 करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इन दोनों का हो जाएगा तो ये 14 हो जाएगा। फिर एडिशन करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 6 और -14, ठीक है, तो -14 में से 6 जाएंगे तो -8 आएंगे। तो चलो कोरिलेशन था, आंसर सेम ही आएगा, वरना फार्मूला तो ये लगाते हैं ना। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। तो कोई फार्मूला लगाएंगे और एक टेक्निक होगी किस तरीके से करेंगे, तो वही हम देखेंगे कि इसमें नेशनल इनकम की जो मेथड होती है, तो 3 मेथड होती है। एक होती है प्रोडक्शन या वैल्यू एडेड मेथड, एक होती है एक्सपेंडिचर मेथड, एक होती है इनकम मेथड, ठीक है। देखिए यहीं पे एक बार इन सबको अगर मैं समझाऊँ आपको, तो ऐसा मान के चलिए जैसे प्रोडक्शन या वैल्यू एडेड मेथड है, तो मान लीजिए कि पूरे देश में जिसका उत्पादन हुआ, ठीक है, मान लीजिए कि 100 पेन उत्पादन हुआ, 100 बाइक उत्पादन हुआ, 100 बुलेट उत्पादन हुआ, 100 किलो चीनी उत्पादन हुआ। अब इन सबको जोड़ दो तो ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी, ठीक है। एक तो ये मेथड होती है। इसके अलावा एक होती है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब ये होता है कि भाई आप 100 100 लोगों ने कार खरीदी, ठीक है। इसके अलावा 100 लोगों ने बाइक खरीदी, 100 लोगों ने स्कूटी खरीदी, 100 लोगों ने आटा खरीदा, चावल खरीदा। इन सबको जोड़ दो, सबके व्यय को जोड़ दो, खर्च को जोड़ दो तो निकल आएगा, ठीक है। फिर इनकम मेथड, भाई आप जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी मिली, आपने रूम रेंट से दिया, आपको रेंट मिला, और आपने कहीं निवेश किया था तो आपको प्रॉफिट मिला, ठीक है। आपने बैंक में पैसे जमा किया था, आपको इंटरेस्ट मिला। तो इन सबको जोड़ दो जो आपको आय हो रही है, ठीक है, तो इससे निकल आएगा। तो इस तरीके से 3 मेथड होती हैं, इन 3 मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं जो प्रोडक्शन या वैल्यू एडेड मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये मेथड क्या बोलती है, इसे हम मूल्य वृद्धि या उत्पादन विधि भी बोलते हैं, ठीक है। इस विधि से उत्पादन स्तर पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब इसमें क्या होता है, जो उत्पादन स्तर होता है ना, तो उत्पादन स्तर पर किसी देश की राष्ट्रीय आय घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों और विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय का योग होती है। एक वर्ष में जैसे हम जीडीपी को बोलते हैं, अब यहाँ पे जीडीपी डीपी सब आगे देखेंगे। हमारा सिर्फ फोकस ये होना चाहिए कि इस विधि में जो हमारी उत्पादन विधि से फोकस कहाँ पे होता है। तो देखिए ऐसे करिए आप, किसान ने उगाया गेहूँ, ठीक है, ये किसान ने गेहूँ उगाया, मुझे 1 सेकंड का मौका दीजिएगा बस।
तो हम यहाँ पे समझ रहे थे जो प्रोडक्शन मेथड है उसको समझ रहे थे कि प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं। तो आप तीन चीज़ें देखिए, किसान ने उगाया गेहूँ, ठीक है, इसके बाद इस गेहूँ से बना क्या आटा, और फिर तीसरा ये हुआ कि इस आटे से बना बिस्कुट, ठीक है, बिस्कुट जो भी है, कुकीज़ बन गया। अब ये अगली मेथड दूसरी, हाँ ठीक है, ये तीन स्टेप आप याद रखिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि किसान ने गेहूँ उगाया। अब सोचो आप कि एक किसान ने 100 रुपए की गेहूँ उगाई। हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। 100 रुपए की क्या उगाई, गेहूँ उगाई किसान ने, ठीक है, और उस गेहूँ से एक चक्की वाले ने आटा बनाया और उस आटे की वैल्यू हो गई 150 रुपये। अब ये 150 रुपये का क्या हो गया, आपका यहाँ पे फ्लोर हो गया, आटा हो गया 150 रुपये का और गेहूँ हो गया आपका 100 रुपये का, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे आगे, फिर एक बेकरी ने उस आटे से बिस्किट बनाया और बेच दिए और 200 रुपये कमाए, ठीक है। तो 100 रुपये का क्या हुआ, गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, 150 रुपये में आटा का प्रोडक्शन हुआ और 200 रुपये कमाई बिस्किट वाले ने। अब अगर हम तीनों की टोटल वैल्यू जोड़ दें तो क्या हो जाएगी, 100 प्लस 150 प्लस 250, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आपका 150 और 250, 150 300, 400, 500 रुपये, ये 500 रुपये हो गए, ठीक है। 100, 150, 200, ये कितना हो गया, 250 और 50 कितना हुआ, 300 हो गया, 300 और ये 200 हो गए आपके, ठीक है। मैं 250 क्यों जोड़ रहा हूँ, 200 है ना ये, ठीक है। तो ये आपका हुआ कितना, 450 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब आपको क्या है, लेकिन अगर हम इस ऐसे जोड़ देंगे तो हम तो ये समझेंगे कि जो मतलब पूरा ऑल ओवर इस इकोनॉमी में, इसमें इस पूरी मेथड में तो ये हुआ कि 450 रुपये की अर्निंग हुई, फिर तो ये हो जाएगा। तो इसने जो कमाया, इसने जो कमाया, इसने जो कमाया, इन तीनों को जोड़ देंगे और तीनों को ऐड कर देने के बाद क्या होगा कि गलत गलत रिजल्ट सामने आएगा। अगर हम इस तरीके से अगर इस फॉर्मूले को देखेंगे तो हमें क्या करना होगा कि जो पहली वाली चीज़ थी ये 100 रुपये, ठीक है, उसका पैसा बार बार काउंट हो रहा है, डबल काउंटिंग हो रही है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू एडेड है उस चीज़ को क्या करेंगे, जो फाइनल वैल्यू है और जो इंटरमीडिएट वैल्यू उसको माइनस कर देंगे। जैसे कि आप देखिए कि जो 150 रुपये का ये आटा पड़ा आपका, तो चक्की का वैल्यू एडेड कितना हुआ, 150, मतलब 150 रुपीज़ का उसका आटा था। अब इसमें 150 माइनस 100 अगर करेंगे तो 50 रुपीज़ आया, इसमें ये 100 रुपीज़ ये माइनस कर देंगे क्योंकि ये पहले ही काउंट हो चुका है। फिर जो बेकरी वाला है उसने 200 रुपये कमाए, लेकिन इस 150 को उसने ऐड कर रखा अपने में, तो इस 150 को माइनस करेंगे, ठीक है, इस 150 को भी तो हटाना पड़ेगा ना। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, फिर 50 रुपीज़ आ जाएगा। और किसान का वैल्यू एडेड कितना था, 100 रुपये, क्योंकि ये स्टार्टिंग का है। तो कहाँ चला गया, किसान का 100 रुपीज़। अब इन तीनों को आप जोड़िए तो 50 रुपये हो गए आपके आटे वाले में, 50 रुपये आपके हो गए इधर बेकरी वाले में, और 100 रुपये ये हो गए। तो ये टोटल आया आपका 200 रुपये। तो ये 200 रुपये है, ये फाइनल आउटपुट का असली कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, ठीक है। इसको और समान एग्जाम्पल से अगर आप समझना चाहें तो इसको ऐसे समझिए कि किसान ने 100 रुपये प्रोडक्शन हुआ गेहूँ में, फिर 100 रुपये में बेच दिया, 100 रुपये कमाए। फिर इसने आटा वाले ने 150 रुपये कमाए, ठीक है। फिर इसने आटा वाले ने 150 रुपये में क्या किया, आटा बेच दिया किसको, बेकरी वाले को, तो उसने 200 रुपये कमाए बिस्किट बना करके। अब आप इनको जोड़ देंगे, ये 450 आएगा। तो इसमें होगा क्या कि इस 150 में ये 100 पहले से शामिल है, इस 200 में 150 पहले से शामिल है, तो ये बार बार काउंट हो रहा है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि 150 रुपये में से 100 घटाएंगे सबसे पहले तो 50 आया, ठीक है, क्योंकि इस भाई ने 100 रुपये दिए भी तो गेहूँ खरीदने के लिए, भले इसने 150 रुपये में 150 रुपये जो वो है, जो आपका 150 रुपये
में उसने जो बेकरी वाले को बेचा, तो 100 रुपये इसने भी तो दिए थे गेहूँ खरीदने के लिए, तो इसको माइनस करेंगे। फिर जो बेकरी वाले ने जो 200 रुपये कमाए, तो ये भी तो देखना है कि उसने 150 रुपये में क्या किया था, आटा खरीदा था, तो ये 50 रुपये इसने अर्न किया। ठीक है, फिर गेहूँ असली में कितने में बिका था, 100 रुपये में, तो ये आ गया 200 रुपये फाइनल इनपुट्स। ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि आपने, आपकी केक की शॉप है, अब एक केक आपका बना 150 रुपये का, मतलब बना, ये सब कुछ लागत, मतलब इसमें जो आपका इसका बेस बना, बेस बनने के बाद जो इसमें रोल क्रीम लगी, फिर जो इसमें चोको चिप्स लगे, फलाना ढिकाना चीज़ें लगी, तो 150 रुपये में 1 पाउंड का केक तैयार हुआ। अब उसने इसको 200 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो क्या वो ये बोलेगा कि मैंने 200 रुपये कमाए? ठीक है, असल में तो उसने इस 200 रुपये में से 150 को माइनस करना पड़ेगा। असल में तो उसने 50 रुपये कमाए ना, वरना वो बोलेगा मैंने 350 रुपये कमाए। तो भाई वो तुम उस चीज़ को बार बार क्यों जोड़ रहे हो? ये तो ग्रॉस में भी नहीं आएगा। 150 का केक बना, फिर 200 रुपये में बेचा, तो आपने तो 350 रुपये जो आपके इधर हो गए, तो ये तो गलत हो गए ना। आपने तो ये देखा ही, ध्यान ही नहीं दिया कि भाई 150 रुपये तो कॉस्टिंग है मेरी, तो कॉस्टिंग हम हटाना भूल रहे हैं। तो ये इंटरमीडिएट चीज़ जो है इसमें हटाते हैं, सिर्फ वैल्यू एडेड करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। तो ये था यहाँ पे आपका प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। अब इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। अब अगला जो है हमारा मेथड है वो आपका इनकम मेथड। तो अब एक नॉर्मल तरीके से अगर हम समझें कि इनकम मेथड कैसे मतलब मेज़र करते हैं, कैसे समझते हैं इसको, तो वही सोचिए आपकी एक बिस्किट फैक्ट्री है। अब उस बिस्किट फैक्ट्री में कुछ काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो पहली बात आपको याद रखनी है, एक फैक्ट्री है, फिर फैक्ट्री के अंदर ह्यूमन रिसोर्स है, काम करने वाले लोग हैं, उनको सैलरी मिलती होगी, जो फैक्ट्री का मालिक है उसको प्रॉफिट मिलता होगा, इसके अलावा जो फैक्ट्री के लिए लोन लिया गया है तो जिसका इंटरेस्ट दिया जाता होगा उसके द्वारा, और जो ज़मीन किराए पे ली होगी जिसमें फैक्ट्री होगी, अगर उसकी खुद की ज़मीन नहीं है तो उसका रेंट देता होगा वो। तो अब हम अगर ये सब पैसा जोड़ दें जो लोग कमा रहे हैं, जैसे वेजेस, सैलरी मिल गई, वेजेस हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट जो वो लोन चुका रहा है, लोन का इंटरेस्ट चुका रहा है वो बैंक ने कमाया, फिर हम ये देखेंगे जो ज़मीन का रेंट किसी को पे कर रहा है, तो किसी को रेंट मिल रहा है, फिर उसको फैक्ट्री वाले को प्रॉफिट हो रहा है, वो पैसे कमा रहा है, तो वो जोड़ देंगे। तो इन चारों चीज़ों को जब हम जोड़ेंगे तो पूरे फैक्ट्री सिस्टम में कितना पैसा कमाया गया है ये सामने आ जाएगा। तो यही होती है आपकी इनकम मेथड। और हम इसमें क्या करते हैं, जो फैक्टर इनकम्स होती हैं उनको जोड़ के नेशनल इनकम निकालते हैं। अब देखिए इसमें जैसे आप सिंपल समझिए, वो फैक्ट्री का एग्जांपल ली, तो एक फैक्ट्री है, अब इस फैक्ट्री में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आप देखिए इस फैक्ट्री में कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो इसमें कुछ लोग काम कर रहे होंगे, ये फैक्ट्री किसी ज़मीन पे बनी होगी, तो वो किसी को नहीं दे रहा होगा रेंट, अगर उसकी खुद की ज़मीन पे बना होगा तो वो खुद को रेंट दे रहा होगा। ठीक है, दूसरा, इस फैक्ट्री को चलाने के लिए कर्ज लिया होगा, उसने लोन लिया होगा बैंक से, तो बैंक को वो इंटरेस्ट चुकाता होगा, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको सैलरी देता होगा, वेजेस देता होगा। तो इसमें पहली तो फैक्ट्री हो गई। अब फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको वेजेस सैलरी मिल रही है। ठीक है, देखिए आप, इसके अलावा आप देखेंगे कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, जिसकी फैक्ट्री है उसने लोन लिया है तो इंटरेस्ट चुका रहा है। ठीक है, रेंट में ज़मीन है तो उसका रेंट पे कर रहा है वो। तो इसमें इनकम मेथड में जो आपका है 4 चीज़ें इंक्लूड रहती है। कौन सी 4 चीज़ें? वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट। जैसे आप विप्रो होता है ना, तो विप्र याद कर लीजिए, वो हटा दीजिए, तो वेजेस हो गया। हम इन सबको जोड़ेंगे, इसमें किसी न किसी की इनकम हो रही है, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनको वेजेस मिल रहा है सैलरी के रूप में। ठीक है, तो इनकम हुई उनकी। फिर ये इंटरेस्ट किसको दिया जा रहा है? बैंक को, तो बैंक की इनकम हुई। ठीक है, फिर फैक्ट्री वाले ने 1000 रुपये लगाए और 10,000 रुपये टोटल कमाए, सब कुछ काट पीट के उसको 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो उसको इनकम हुई फैक्ट्री ओनर को। ठीक है, जिसकी ज़मीन पे उसने वो फैक्ट्री बनाई है उसको रेंट दे रहा है, किसी और की नहीं, उसी की ज़मीन है तो खुद को रेंट दे रहा है, तो इस सब में इनकम हो रही है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इनकम मेथड। और इन सब चीज़ों को जब हम जोड़ देते हैं तो एक प्रॉपर नेशनल इनकम निकल के आती है। फिर सेम ऐसा ही हम अगले हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है,
इसमें एक्सपेंडिचर मेथड में आप देखेंगे कि खर्च हो रहे हैं। जैसे जनरली आप देखिए, एक खर्च के बारे में सोचिए कि आप खर्च करते हैं किन चीज़ों पे, जैसे कि कंज्यूम करने वाली चीज़, जैसे कपड़ा हो गया, आपने कपड़े खरीदे, आपने खाना खाया, ठीक है, आपने कहीं ट्रैवल किया, तो इन सब में कपड़े खरीदे पैसे दिए आपने, खाना खाया पैसे दिए आपने, ठीक है। इसके अलावा आपने कहीं घूमने फिरने गए तो आपने खर्च किया। ऐसे सरकार खर्च करती है स्कूल में, रोड में, ठीक है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स वगैरह में सरकार खर्च करती है। इसके अलावा और क्या खर्च होते हैं, फिर इसके अलावा जैसे आपने कुछ घर खरीदा, मकान खरीदा आपने, तो ये किस में आ जाता है, ये आपका एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन पैसे तो लगे आपके ना। तो इस तरीके, और फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो एक्सपोर्ट हुआ तो हमने यहाँ से कुछ भेजा, इम्पोर्ट हुआ हमारे पास कुछ मंगाया, मंगाया तुम्हारा व्यय हुआ। एक्सपोर्ट करने में भी तो खर्चा होता है ना, और इम्पोर्ट करने में तो खर्चा हो ही रहा है। तो इन सब चीज़ों को जब इसमें जोड़ देते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड निकल आता है। जैसे देखिए, ये हुआ आपने अपने कपड़ों के लिए, खानों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ खर्च किया। फिर आपने घर खरीदा खुद के लिए तो उस पर खर्च किया। फिर सरकार ने हॉस्पिटल, स्कूल, सड़क बनवाई, इसमें खर्च हुआ। फिर कुछ इम्पोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, इसमें खर्च हुआ। तो ये इसमें ऐसे होता है, चिकज़म इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिकज़म। इसमें इसको ऐसे CIGXM, ठीक है। तो चिकज़म मतलब, ची मतलब कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन मतलब कैसा कंजम्पशन, हम कंजम्पशन कर रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, पैसे देके खाना खा रहे हैं, ठीक है। आप सब्जी भाजी खरीदने आते हैं, पैसे देते हैं, आटा खरीदते हैं, पैसे देते हैं, सब में खर्च हो रहा है ना। आपने कहीं घूमने गए तो आपने खर्च किया, आपने कपड़े खरीदे, आपने खर्च किया। फिर इन्वेस्टमेंट, आपने घर खरीदा, आपने खर्च किया। फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने स्कूल बनवाई, सड़क बनवाई, हॉस्पिटल्स बनवाई, खर्च किए। एक्सपोर्ट किया, इम्पोर्ट किया, तो ये सब चीज़ें इस एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूडेड रहती है। इस तरीके से जो है हमारा, ये 3 चीज़ें हैं जिनसे हम इनकम निकालते हैं, कंट्री की नेशनल इनकम निकालते हैं। अब आगे कुछ और कॉन्सेप्ट है जिसमें पर कैपिटा इनकम वाला कॉन्सेप्ट है, इसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तो यहाँ पे होलसम हमको ये समझ में आया कि जो नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है। आपकी नेशनल इनकम किसी राष्ट्र की एक वर्ष के दौरान जो उसकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की वजह से जो उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है, वो होती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का इम्पोर्टेंस क्या होता है, वो शो करती है कि किसी कंट्री ने कितना डेवलप किया इकोनॉमिकली रूप से। फिर वो कंपैरिजन करती है एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर से। तीसरा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक स्पष्टता दिखाई पड़ती है। कैसे, हमें पता चलता है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना ग्रो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कितना कर रहे हैं। फिर देश के लोगों की लाइफ स्टाइल के बारे में पता चलता है। फिर एक अमेरिका से कंपैरिजन करना है, चाइना से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो वो कंपैरिजन हो जाता है। फिर पॉलिसी मेकिंग में काम आता है। तो ये नेशनल इनकम के इम्पोर्टेंस है। नेशनल इनकम की 3 विधियां हैं, प्रोडक्शन या वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर मेथड और आपका इनकम मेथड। ये 3 मेथड है। इसके अलावा प्रोडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे जो जो प्रोडक्शन के स्तर पे जो जो ऐड हुआ, जो हुआ उस सबको शामिल कर देते हैं, उससे प्रोडक्शन मेथड निकाल लेते हैं। तो भाई हमने गेहूँ उगाया, ठीक है, 100 रुपये में बेचा। फिर आटे वाले ने 150 रुपये में आटा बेचा। फिर बेकरी वाले ने 200 रुपये में बिस्कुट बेची। तो ये इस तरीके से सब ने अपने अपने लेवल प्रोडक्शन किया, इन सबको जोड़ते हैं और जो निकलता है उसको प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं। फिर इनकम मेथड में क्या होता है, सब हम इनकम देखते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम करने वालों को वेजेस मिल रहा है, फैक्ट्री ऑनर को प्रॉफिट मिल रहा है। बैंक का लोन लिया तो उसको इंटरेस्ट पे कर रहा, तो बैंक को प्रॉफिट, बैंक की इनकम हो रही है। और जिससे रेंट मिली है ज़मीन तो उसको रेंट दे रहा तो उसको इनकम हो रही है। तो इसको विप्र मेथड बोलते हैं, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, ये सब शामिल है इसमें। इसके अलावा एक्सपेंडिचर मेथड है, तो इसमें जहाँ जहाँ खर्च हो रहे हैं, जैसे हम कंजम्पशन कर रहे हैं तो हम कंजम्पशन कर रहे हैं खाने का, कपड़ों का, एंटरटेनमेंट का, घूमने फिरने का। फिर हमने इन्वेस्टमेंट किया, इसमें भी खर्च किया हमने, घर खरीदा हमने, इन्वेस्टमेंट किया हमने। फिर स्कूल, हॉस्पिटल्स और सड़कें बनवाई सरकार ने, तो इसमें सरकार ने खर्च किया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इसमें खर्च हुआ। तो ये कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये सब आते हैं आपके एक्सपेंडिचर मेथड में। इन सब से आपका निकलता है पूरा क्या, एक्सपेंडिचर मेथड। सो ये होलसम पूरा तीनों मेथड थी नेशनल इनकम निकालने की। अगले टॉपिक में पर कैपिटा इनकम और GVA, GDP, GNP, इन सब के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हैव अ नाइस डे।